दोस्तों, यदि आप वो चाहते हैं जो आज तक नहीं चाहा, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 6 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 5 में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और साथ ही साथ गॉस थ्योरम क्या होती है, इसको मैंने आपको विद डिफिनीशन और साथ ही साथ विद डेरिवेशन बतलाया था। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में गॉस थ्योरम क्या होती है, डिफिनीशन और गॉस थ्योरम को प्रूव करना और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 4-5 जो डेरिवेशन है उसको फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स, पहला ये जो डेरिवेशन यदि आप इसको अच्छे समझ लेते हैं तो अन्य डेरिवेशन में, अन्य एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कोई भी दिक्कत आपको जाने नहीं पाएगी, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और फ्रेंड्स आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहला एप्लीकेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वेक्टर ई के लिए फार्मूला आपको डिराइव करना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्जेड वायर। अर्थात फ्रेंड्स, मतलब आपने एक इनफाइनाइटली लेंथ एल का एक वायर ले लिया जी, जो कि क्या किया गया, चार्ज किया गया, मतलब इसको प्लस चार्ज से चार्जेड कर दिया गया है। इसके पृष्ठ पर, इसके सरफेस पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये जैसे हमने यहां बनाया फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ये मान लिया जाए कि एक निश्चित लेंथ में कितने चार्ज पाए जा रहे हैं, यदि इसको हम कंसीडर करें तो ये हमारा आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट लेंथ में मौजूद चार्ज की मैग्नीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, कहलाएगा लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, मतलब एक यूनिट लेंथ में मौजूद चार्ज की जो क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वही कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक निश्चित लेंथ में पाए जाने वाले चार्ज की मैग्नीट्यूड मैंने आपको बतला दिया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जब यहां प्लस चार्ज से चार्जेड किया गया, मान लीजिए पॉइंट ओ है, प्लस चार्ज से चार्जेड किया गया है, तो सिंपल सी बात है कि इसके चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होना मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ से निकलेंगी, है ना फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वही हमारा फ्लक्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स, पहले इसकी स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, फिर और कांसेप्ट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब इसको प्लस चार्ज से चार्जेड कर दिया गया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकला। उसके बाद फ्रेंड्स, आप मान लीजिए इसके सेंटर ओ से, मतलब यूनिट लेंथ के किसी पॉइंट पर मैंने ओ ले लिया, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट पी है, कहां से, ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये स्मॉल आर डिस्टेंस इधर लिया, उतने स्मॉल आर डिस्टेंस मैं इधर ले लूंगा। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में करते हैं मैथमेटिक्स में, स्मॉल आर डिस्टेंस में यहां से एक आर काटा, स्मॉल आर डिस्टेंस में यहां से आर काटा, फिर इसको आप मिला देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर तैयार होने लगेगी। क्या तैयार होने लगेगी फ्रेंड्स, एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर तैयार होने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, वही चीज यहां पर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने लिया, इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। कितना है फ्रेंड्स, स्मॉल एल है। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल एल। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स जरा सोचिए, जब यहां पर प्लस चार्ज से चार्जेड कर दिया गया तो मैंने बताया यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रेंड्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, मतलब कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ फैलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों दिशाओं में यूनिफॉर्मली फैलते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहां पर देखते हैं कि इस छोटे से सरफेस पर या इस छोटे से सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से सरफेस से जो निकलेंगे वह क्या कहलाएगा, डी फाई ई कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या कहलाएगा, डी फाई ई। अब पूरे सरफेस के द्वारा इसको कंसीडर करेंगे तो ये कहलाएगा क्या, फाई ई। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं टोटल।
क्या लिखा फ्रेंड, टोटल फ्लक्स। यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द कर्व सरफेस, मतलब इस कर्व सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लक्स निकल रहा है, अर्थात फाई ई की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो फाई ई की जो कैलकुलेशन होगी फ्रेंड्स, आप इसका फार्मूला जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, वेक्टर ई इनटू एरिया। तो फ्रेंड्स इस छोटे से एरिया को हमने क्या मान लिया है, डीएस मान लिया है। क्या मान लिया है, डीएस। अर्थात जो कि यहाँ पर अप डाउन राइट में भी 3 प्रकार की सरफेस है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, छोटा छोटा पार्ट को ले लिया है, छोटे छोटे पार्ट को ले लिया गया है। तो छोटे से पार्ट को यहाँ पर ds1 बोला गया, d वेक्टर s1, और यहाँ पर d वेक्टर s2 बोला गया, और यहाँ पर d वेक्टर s3 बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो टोटल हमारा फ्लक्स निकलेगा फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इनटू एरिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं वेक्टर ई इनटू एरिया, एरिया हमारा क्या हो रहा है, ds माना जा रहा है, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, राइट वाले ds1 ऊपर ds2 नीचे ds3, मतलब जो फार्मूला होता है ये हमारा वेक्टर ई इनटू ds के बराबर होता है। और यहाँ फ्रेंड्स क्या किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस किया गया, मतलब एक निश्चित क्लोज सरफेस में सरफेस को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब छोटे छोटे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहे हैं उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया गया, मिला दिया गया है। इस वजह से टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर ई इनटू ds के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स इस कंडीशन को हम 3 पार्ट में बदल देते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ds है, वेक्टर ds1 है, वह ds है 3 भागों में बटा हुआ है, d वेक्टर s1, d वेक्टर s2, d वेक्टर s3। तो यहाँ फ्रेंड्स इसी को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, देख सकते हैं e और ds को ds1, ds2, ds3, मतलब तीनों पार्ट को हम मिला देंगे तब ये टोटल बॉडी का क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर s1, s2, s3 किया गया, मतलब कहने मतलब है ये जो सरफेस एरिया है, ये जो हमारा राइट दिखाई दे रहा है या लेफ्ट दिखाई दे रहा है, इसको हमने s1 माना है, अब को s2 माना, नीचे वाले को s3 माना है। इसी वजह से फ्रेंड्स इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब करने का मतलब है एक हमारा लेफ्ट राइट पोर्शन हो गया ds1 के रूप में, एक अप वाला हो गया ds2 के रूप में, एक डाउन वाला हो गया ds3 के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो इसको 3 भागों में तोड़ दिया गया, डिफरेंशिएट कर दिया गया 3 भागों में। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं या हम ये जानते हैं कि जब इस वेक्टर फॉर्म को हटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये cos थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इसको हमको फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप यहां देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, फिगर से ये क्लियर है कि ds2, d वेक्टर s2 परपेंडिकुलर है वेक्टर e के। देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर वाला है ds2 और नीचे वाला ds3, ये दोनों क्या पाए जा रहे हैं, वेक्टर इधर है, इसके क्या पाए जा रहे हैं, परपेंडिकुलर में, ये दोनों परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे स्थित है, तो ये दोनों आपका क्या है 90 डिग्री पर है। वही ds1 देखा जाए तो ds1 और e की दिशा क्या है, एक ही है, वो सिमिलर है, पैरेलल है। ओके फ्रेंड्स, पैरेलल होने की वजह से फ्रेंड्स जो गॉस थ्योरम के डेरिवेशन में भी इसकी वैल्यू cos की जगह 0 लिए थे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि दो परपेंडिकुलर की स्थिति में है, ऊपर और नीचे वाला ds2 और ds3, लेकिन जो ds1 वो क्या है, पैरेलल की कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल की कंडीशन में है, पैरेलल की कंडीशन मतलब यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ds1 है, ds1 को आपने देखा कि पैरेलल है तो 0 डिग्री दिया गया। ds2 आपको दिखाई दे रहा है, ds2 यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिया गया है। मतलब कहने मतलब इस वेक्टर फॉर्म को cos थीटा के रूप में लाया गया, ये cos थीटा के रूप में जब लाया जाएगा है ना फ्रेंड्स, मतलब इस वेक्टर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, eds1 cos थीटा, eds2 cos थीटा, eds3 cos थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है फ्रेंड्स इससे डिसाइड होगी, जो परपेंडिकुलर में वो 90 डिग्री अचीव करेगा और जो पैरेलल में वो 0 डिग्री अचीव करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस सिचुएशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया। इंप्लीमेंट करने के बाद ये अपने को बाई प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। अब इनको जोड़ दूंगा तो इतना प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए आगे बढ़ते हैं, ई को मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, और उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर असली फंडा है आपका इंटीग्रेशन ds1, इंटीग्रेशन ds1, ये किसके बराबर फ्रेंड्स, एरिया कर्व सरफेस के बराबर हो रहा है। मतलब ये ds1 से करते जाएंगे ना फ्रेंड,
ds1 तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसके ये बराबर होगा। तो जानते हैं फ्रेंड्स एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर शेप में उसका सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई rl। तो यहां पर e इनटू इसकी जगह रख दिया गया 2 पाई rl। ओके फ्रेंड्स, तो 5e की यह वैल्यू अपने प्राप्त हो गई। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का जो फार्मूला है phi = q/ε0 को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए e * 2 पाई r लिखा है q की जगह, आपने यहां फार्मूला प्राप्त किया था फ्रेंड्स, यदि इसे मैं q बराबर निकालूं तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा * l। तो इक्वेशन नंबर 1 से q = लैम्डा * l यहां पर रख दिया गया, l से l कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद e का रिजल्ट निकालना है तो 2 पाई r नीचे आ गया, दूसरे साइड में गया तो और ये न्यूटन पर कूलम, यही हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा बड़ा भी था, मैंने आपको इसको समझा दिया। अब दूसरा तीसरा चौथा जो डेरिवेशन है वो बहुत ही आसान है, इसी बेस पर आसानी से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से डिडक्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, वेरी इजी ट्रिक से सीखेंगे, बहुत ही आसान लगेगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके फ्रेंड्स, क्या टॉपिक है दूसरा एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब फ्रेंड्स गॉस थ्योरम की सहायता से आपको कूलम्ब्स लॉ को क्या करना है फ्रेंड्स, डिराइव करना है, इजीली डिराइव करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। आइए देखते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ सिलेंडर सरफेस लिया है उसी तरह से फ्रेंड्स सर्कुलर सरफेस लूंगा और इजीली फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटर O है जहां पे मैंने +q चार्ज ले रखा है। ओके फ्रेंड्स, क्या ले रखा है, +q चार्ज ले रखा है और उसके चारों तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, एक स्फेरिकल सरफेस की मैं कल्पना कर ले रहा हूं, या इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज कर लीजिए यहीं से मैंने एक स्फेरिकल सरफेस की क्या कर दिया, कल्पना कर दिया। ओके फ्रेंड्स, स्फेरिकल सरफेस की मैंने क्या कर दिया, कल्पना कर दिया। तो इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये जान रहे हैं कि इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहां पर इस छोटे से सरफेस की हम कल्पना करेंगे। ये पूरा सरफेस यदि हमारा S है तो ये छोटा सा सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। और इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और दोनों क्या होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इजीली फार्मूला डिराइव कर पाते हैं कूलम्ब्स लॉ का। तो फ्रेंड्स जैसे हमने phi e का ये फार्मूला इंप्लीमेंट किया था वैसे ही मैं करूंगा और इजीली अपने को हर चीज प्राप्त होती चली जाएगी। आप देखेंगे कितना आसान लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो जब इस लाइन को न भी मिटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस टोटल जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये फार्मूला phi = इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर E * ds हमारा सेम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सेम रहेगा तो हम यहां से हम चाहे तो वेक्टर को हटा सकते हैं। वेक्टर हटाएंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा होना मतलब ये हमारा phi e की जो फार्मूला प्राप्त होगा यह इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, e ds cos थीटा हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था e और ds का डायरेक्शन सेम होने की वजह से, इनके वजह से थीटा का वैल्यू जो होगी वह 0 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी फ्रेंड्स। अब इसको यहां इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो phi e की वैल्यू जो हमारा प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस e ds cos 0 डिग्री होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा phi e = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस e * ds के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होती है, 0 होती है। cos 0 डिग्री 1 होती है, 1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद की स्टेप को हम फ्रेंड्स देखते हैं। तो ये phi e = ये हमारा निकल जाएगा e * इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे आप देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds1 की जो वैल्यू थी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर थी, और यहां पर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ क्या होगा फ्रेंड्स, स्फीयर होगा।
तो ये जो है हमारा एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। अर्थात हम फ्रेंड्स यहां पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds जो है ये कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर के या हाइपोथेटिकल जो सर्कल लिया गया है उसके क्या होगी, बराबर होगी। ओके, इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कर्व सरफेस एरिया भी हम शॉर्टकट में यहां लिख दे रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के केस में फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई r स्क्वायर होती है। जैसे आपने इसकी वैल्यू क्या पाया था फ्रेंड्स, 2 पाई rl पाया था इन द केस ऑफ सिलेंडर, लेकिन इन द केस ऑफ स्फीयर के केस में ये हमारा हो जाएगा 5e इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया के बराबर हो रहा फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होती है। आप चाहे इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स जैसे गॉस थ्योरम से कंपेयर किया गया तो वैसे मैं यहां पर भी कंपेयर करूंगा। क्या लिखूंगा, फ्रॉम गॉस थ्योरम 5e इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर कर दूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूंगा, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आइए अब कंपेयर करके इसको सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होना मतलब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन 0 के, q अपॉन एप्सिलॉन 0 के, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आपका हो गया। ठीक है, या चाहे तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देता हूं मैं आगे। चलिए देखते हैं, यदि मैं इसको ऊपर ले जाकर सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स देखिए और क्लियर हो जाएगा। यदि मैं e की वैल्यू निकालूंगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन 0 आपके पास पहले से है, ये 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ओके फ्रेंड्स, इसको चाहे तो और बढ़िया जमा सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ अपना क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, और इनफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इसके अंदर ले आएंगे, इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब ये इसके अंदर आएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड्स, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो उस समय जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था F अपॉन Q0। ओके फ्रेंड्स, और यदि F का वैल्यू निकाला जाए तो Q0 इंटू वेक्टर E प्राप्त होगा। अर्थात फ्रेंड्स यदि इनफिनिटी से किसी तेज चार्ज को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के या वो जो स्फीयर मैंने बनाया तो उसके अंदर प्लस Q चार्ज तक लाया जाए, पॉइंट O तक लाया जाए, तो लगने वाला यदि अट्रैक्शन फोर्स, लगने वाला रिपल्सन फोर्स यदि वेक्टर F माना जाए तो उस समय आप जानते हैं कि F की जो फार्मूला होगी वह क्या होगी, Q0 इंटू E के बराबर होगी। तो इस E की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, E की वैल्यू को यदि मैं पुट करता हूं, सपोज कर लीजिए, तो ये हमारा वेक्टर F की वैल्यू प्राप्त होगी Q0 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अर्थात यदि इसको मैं सिस्टमैटिक जमा दूं फ्रेंड्स तो वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, इतना न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि कूलम्ब्स जो फार्मूला था F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो Q1 की जगह Q हो गया, Q2 की जगह Q0 हो गया अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से आप गॉस थ्योरम की सहायता से इजीली डिराइव कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन को इजीली डिराइव किया जा सकता है। सारे एप्लीकेशन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैंने सिलेंड्रिकल बॉडी के केस में लिया, उसके बाद कूलम्ब्स फार्मूले को गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में इजीली डिराइव कर लिया। उसके बाद थर्ड हम एप्लीकेशन को यूज करने जा रहे हैं, थर्ड डेरिवेशन करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको एक चीज बतला देता हूं, जहां तक मैंने इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त किया, मैंने इक्वेशन नंबर 3 जिन जिन प्रोसेस से प्राप्त किया वही चीज यहां पर रहेगा, पूरी तरह से सेम रहेगा, बस नीचे के कुछ स्टेप डिफर रहेंगे अगले डेरिवेशन में। तो आएगा मजा, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अगला जो हमारा थर्ड डेरिवेशन है
वह थर्ड डेरिवेशन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में क्या है फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड थीन स्फेरिकल शेल। क्या है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा टॉपिक है, तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड थीन स्फेरिकल सेल, थीन स्फेरिकल सेल। सेल के केस में स्टडी फ्रेंड्स आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 3 केस का स्टडी करेंगे, सिर्फ नाम का 3 केस है, एक केस यदि आपको समझ में आ गया तो दूसरा तीसरे में नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने अभी इससे पहले जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है कि जैसे सेंटर O पे कोई प्लस Q चार्ज मान लीजिए मौजूद है। ओके फ्रेंड्स, और इसका रेडियस मान लीजिए सेंटर O पे प्लस Q चार्ज मौजूद है और एक स्फेरिकल सरफेस की कल्पना की हमने। चूंकि हमको क्या लेना फ्रेंड्स, सेल की कल्पना करनी है, तो सबसे पहला जो सरफेस मैं ले रहा हूं इसका रेडियस क्या हो जा रहा है, कैपिटल R हो जा रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कैपिटल R हो जा रहा है। उसके बाहर अब ये मान लेते हैं फ्रेंड्स कि सेंटर O से R डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, P है, जहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। क्या निकालना फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि इसी को, इस पॉइंट P को लेकर के मैं एक और सरफेस की कल्पना कर दूं, एक और सरफेस में बना दूं, तो ये पूरी तरह से हमारा सेल बन जाएगा। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर है देन कैपिटल R। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में जब हमारा पॉइंट P इस सेल की क्या होता है या इस सरफेस की क्या होता है, बाहर होता है। मतलब फ्रेंड्स इसमें हम स्टडी करते हैं सबसे पहले केस नंबर 1 के रूप में। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन पॉइंट P lies outer of the surface, outer of the cell बोल देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, जब उसके आउटर सरफेस में होता है तब किस तरह से फार्मूला डिराइव करते हैं। तो जो मैंने आपको ट्रिक फ्रेंड्स बताया कूलम्ब्स लॉ के डेरिवेशन में, सब कुछ वहीं तक, इक्वेशन नंबर जो 3 बनाया था वहां तक पूरा प्रोसेस सेम है। अर्थात फ्रेंड्स आपने जो टोटल फ्लक्स निकाला था वह फाई ई की जो वैल्यू आपने निकाला था पिछले डेरिवेशन में, वह क्या प्राप्त किया था फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर ई इनटू क्या प्राप्त किया था, ds के रूप में प्राप्त किया था। इसको जब हटाया गया था फ्रेंड्स तो क्या हो गया था, cos थीटा लग गया था। क्या लग गया था फ्रेंड, cos थीटा लग गया था। अर्थात ये फाई ई की वैल्यू हमारा क्या हो गया था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई इनटू ds cos थीटा हो गया था। cos थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा था फ्रेंड, मतलब थीटा की वैल्यू क्या रखा था, 0 डिग्री रखा था। और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उससे फाई ई का जो हमको फार्मूला प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था e इनटू ds। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया था, e को हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया था और ये ds के बराबर हो गया था। और फ्रेंड्स आपने ये देखा था कि ये जो ds है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds है, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर हुआ था। कर्व सरफेस एरिया के बराबर होना मतलब ये फार्मूला हमारा हो गया था फाई e इक्वल टू e इनटू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो गया था। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 था। उसके बाद फ्रेंड्स हम गॉस थ्योरम की सहायता से इसको क्या किए थे, कंपेयर किए थे बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम फार्मूले से यदि हम देखें तो फाई ई की वैल्यू हमारी कितनी आती, q अपान एप्सिलॉन 0। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से करते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड फ्रेंड क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब e इंटू 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी q अपान एप्सिलॉन 0 के। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यदि हम e की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फिगर नीचे आ जाएगी, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां तक तो हमने फ्रेंड्स किया ही था। तो फ्रेंड्स केस नंबर जो 1 है कि जब पॉइंट P
इस सेल के क्या होता है, आउटर सरफेस होता है, तो यहीं तक अपने को डेरिवेशन करना है, इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजी है ना। आइए केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। किसको स्टडी करते हैं, केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है फ्रेंड्स, व्हेन पॉइंट P लाइज, ये जो आउटर है, मतलब पहले पॉइंट P क्या था फ्रेंड्स, आउटर में था, इस सरफेस से बाहर में था, अब इसकी सरफेस आप आ जाए, मतलब यहां पर आ जाए। अब ये पॉइंट P मान लीजिए अब यहां पर है, मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पे होगा, तो एक चीज आपको दिखाई देगा कि जब यहां पर होगा तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जब ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, लाइज ऑन द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, यदि इसके सरफेस पे पाया जाएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। जब सरफेस पे पाया जाएगा तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, सरफेस पे पाया जाना मतलब हियर आप बोल सकते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू की क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अर्थात फ्रेंड्स जो आपने ये फार्मूला प्राप्त किया है, यदि इसमें इस चीज को इंप्लीमेंट में कर देता हूं तो अपने को क्या फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो स्मॉल आर है उसकी जगह मैं कैपिटल आर का स्क्वायर कर दूंगा, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम तीसरा केस को स्टडी करते हैं। तीसरे केस को देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा केस क्या होगा फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। जब पॉइंट P क्या हो जाए, इसके इनसाइड में पाया जाए, मतलब लाइज इनसाइड ऑफ द सेल, सेल की यदि क्या पाया जाए, अंदर में पाया जाए। जरा सोचिए फ्रेंड्स, जब पॉइंट P इसके अंदर में पाया जाएगा, मतलब यहां पे पॉइंट P आ जाए, तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि जब, चूंकि ये यूनिफॉर्मली चार्जेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इसकी पूरे सरफेस पे प्लस चार्ज फैला हुआ है, तो जब हम इसको चार्ज देते हैं फ्रेंड, तो ये सिर्फ उसके आउटर सरफेस में रह जाता है, चार्ज अंदर एंटर ही नहीं करता है। मतलब फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि हियर इनसाइड में चार्ज कुछ भी नहीं पाया जा रहा, मतलब इनसाइड में Q का मान 0 है। तो जब फ्रेंड्स जब Q का मान 0 होगा तो सिंपल सी बात है, पूरा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तीसरा डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। 3 केस थे लेकिन बहुत ही आसान है, आप इंटर रिलेशन में एक दूसरे को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और कूलम्स लॉ का लास्ट एप्लीकेशन डिराइव करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जैसे तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हम चौथा एप्लीकेशन करें। उसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेड, यहां जो थीन स्फेरिकल सेल था, अब उसकी जगह फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा यूनिफॉर्मली चार्जेड इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या आ जाएगा फ्रेंड, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब हम प्लेन शीट के केस में स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इससे पहले आपने देखा कि सबसे पहला डेरिवेशन सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए था, दूसरा जो है स्फेरिकल बॉडी के लिए, तीसरा भी स्फेरिकल बॉडी के केस में, और चौथा जो है इनफाइनाइटली प्लेन शीट के केस में। ये सबसे ज्यादा आसान है और बच्चों को फेवरेट भी है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इसको डिराइव किया जाएगा आसानी से, है ना, बहुत ही आसान है, मजा आएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लेन शीट ले लिया, इसका नाम ABCD कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसको क्या किया गया, प्लस चार्ज से चार्जेड कर दिया गया। क्या कर दिया फ्रेंड, प्लस चार्ज को चार्जेड कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया। तो जब प्लस चार्ज से इसको चार्जेड कर दिया गया फ्रेंड्स, इसको पहले इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ABCD। ओके फ्रेंड्स, तो एक निश्चित एरिया में जो चार्ज पाया जाएगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स क्या, सरफेस चार्ज। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे ये आपने सिलेंडर केस में देखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी था, इसको लैम्डा से दर्शाया जाता था। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दर्शाया जाएगा, वह बराबर होगा Q/A के, मतलब एक निश्चित एरिया में पाया जाने वाला चार्ज। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q/A, जिसे यदि हम चाहें तो Q बराबर सिग्मा इंटू A निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि अभी आगे के डेरिवेशन में ये थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता है, आपको समझाना था इसलिए मैंने उसको बना दिया था। अब फ्रेंड्स देखिए, सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स हमने यहां पर
एक सिलेंड्रिकल बॉडी की कल्पना कर लिया, सिलेंड्रिकल बॉडी की कल्पना कर लिया कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, दोनों तरफ एरिया क्रॉस सेक्शन पाया जाएगा। यदि एरिया क्रॉस सेक्शन ए माना जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन ए माना जाए, तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकली वो बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात बाहर में इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर में इंटेंसिटी ऑफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फ्रेंड्स जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पेपर लेकर के उसके ऊपर टार्च से फोकस किया जाए तो लाइट ऐसा लगता है सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे जा रहा है, उसे सिलेंड्रिकल शेप में निकल रहा है, उस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला भी हम जानते हैं फ्रेंड्स, फाई ई की जो वैल्यू होती है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए के बराबर होती है। अर्थात यदि यहाँ मैं फाई ई की वैल्यू निकालूंगा तो लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट और राइट दोनों में ई और ई के बराबर आ रहा है, अर्थात ये फाई ई की वैल्यू जो फ्रेंड्स आ रही है ये 2EA के बराबर हो रही है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम से यदि कंपेयर करें, गॉस थ्योरम का फार्मूला जानते हैं, गॉस थ्योरम फार्मूला जानते हैं, फाई ई इक्वल टू क्या, Q अपान एप्सिलॉन 0। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। यदि 1 एंड 2 को कंपेयर करो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन नंबर 1 था तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं, अर्थात इक्वेशन 2 और 3 की कंपैरिजन किए जाने पर। ओके फ्रेंड्स, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब 2EA की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगी, अर्थात E की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो Q अपान ये 2A नीचे आ जाएगा तो 2A एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। जिसमें फ्रेंड्स यदि Q की वैल्यू यहां से पुट कर दी जाए, यहां से Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A यहां पे डाल दिया जाए, सिग्मा इंटू A अपान 2A एप्सिलॉन 0, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या होगा, कैपिटल A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यदि कैपिटल A कैंसिल हो गया फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये डेरिवेशन है, ये छोटा सा डेरिवेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने कूलम्स के गॉस थ्योरम के चारों एप्लीकेशन को इजीली से समझा, जाना और इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।